अरे वीडियोग्राफी चल रही है, मेरे को लगा ईटीवी वाले तो नहीं है कोई। वहाँ जाके लगा रहे, वहाँ बस लगा रहे हैं। आपका जो उत्साह है उसका हम सम्मान करते हैं और हमें चाहिए कि आप अपने कार्य में सफल हों और निष्पक्ष होकर इस प्रकार का जो आपका ये आयोजन है प्रत्याशियों के इंटरव्यू का निष्पक्ष होकर करें, जिससे किसी पार्टी या किसी प्रत्याशी की भावना को ठेस न हो। ये बताऊँगा आपके जो कामना है। लोकतंत्र व्यवस्थाओं को मजबूत बनाता है और मतदाता लोकतंत्र को। क्या छुपा है इनके दिलों में, जानते हैं इनके दिलों की धड़कनों के साथ। फ्रेंड्स क्लब बरघाट प्रस्तुत करता है जनता की अदालत प्रथम चरण। देखिए आप हमारे साथ। सबसे ज्यादा दरवाजे खुले हैं। मुझे मालूम है कि बुराइयां बस तैर रही हैं, दरिया लबालब भरा है अच्छाइयों से। नाकामियां हैं, मुश्किलें हैं, पर चल रहा हूं मैं, देखते हैं दूर लहजा कामयाबियों का ध्वज। मेरे 100 करोड़ हाथ मेरे धड़कते हैं धड़कनों के साथ। मैं अपना वोट जरूर डालूंगा। धन्यवाद। ये हमारी पुरानी परंपरा बैलगाड़ी। क्या बोलो क्या बस हो गया, हो गया थोड़ा पास बेमानी को यहाँ पकड़े। अरे ये इधर खड़े हैं। लालच की खरपतवार फैलती रहती है, घृणा का कोलतार बिस्ता रहता है, अलगाव के बादल उमड़ते हैं घुमड़ते हैं, पर क्या बिगड़ा है, क्या बिगाड़ पाया है कोई। मेरे 100 करोड़ मस्तक हिमालय ही रहेंगे। उनकी ताकत का अंदाजा दुनिया को है और मुझे है। इस ताकत से जुड़ी जिम्मेदारी का पूरा एहसास। मैं भारत का मतदाता हूँ, मैं अपना वोट जरूर डालूंगा, जरूर डालूंगा। उनकी अदालत के तहत हम मड़िया वार्ड के मड़िया मंदिर के सामने हैं और हमारे साथ बैठे हैं। आपका नाम? पूनाराम सूर्यवंशी जी। आपका नाम? नाम कलीराम सूर्यवंशी। कलीराम जी सूर्यवंशी। आपका नाम? नारायण प्रसाद सूर्यवंशी। नारायण प्रसाद सूर्यवंशी। हम इनकी समस्याओं को आप तक पहुंचाएंगे। आप वोट डाल रहे हैं तो आप क्या सोच के डालेंगे वोट? क्या सोच के डालेंगे यार, अब मोहल्ले की सभी एकता के लिए तो डाल रहे हैं। आप क्या चाहते हैं अपने विधायक से, भावी विधायक से आप क्या चाहते हैं? मोहल्ले का एकता मतलब भविष्य के लिए सभी आदमी सोचता है कि भी एकता रहना चाहिए। यानी आपकी नारायण प्रसाद जी सूर्यवंशी की समस्या है कि क्षेत्र के जो मोहल्ला है इनका एक होना चाहिए।
मोहल्ला एक होना चाहिए और मोहल्ले का विकास होना चाहिए। समस्या सबसे बड़ी ये है कि हर आदमी को काम मिलना चाहिए। पहली समस्या नल जल योजना, बिजली का संकट, रोडों का संकट, ये सब हल होना चाहिए। क्योंकि अब देख रहे हैं रोडें कितनी खराब हैं, जहाँ पे आए दिन घटनाएं हो रही हैं। इस प्रकार की जो समस्या अगर विधायकों के रहते हुए में रही तो क्या मतलब रहा। तो ये सब समस्याओं का हल निकलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। बेरोजगारी की समस्या और जो बुनियादी समस्याएं हैं उनका हल होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या चाहते हैं? आपका विधायक कैसा होना चाहिए इसके लिए? वैसे ही होना चाहिए जो इन सब समस्याओं का हल निकाल सके, उनकी सरकार बने वैसी। आपकी निगाह में कौन है ऐसा? विधायक कुछ नहीं करता। विधायक की सरकार जब बनेगी वहाँ पे वो करेगा। अब ऐसा नहीं कि अब कांग्रेस की सरकार बनी है तो जनता पार्टी का जो विधायक है उसके तरफ कुछ भी काम ना हो, उसके कारण ही तो ये सारा काम पड़ा हुआ है। तो इस प्रकार की भावना लेकर कर काम करोगे तो उससे क्या मतलब रहेगा। फिर हमारे से अच्छा तो वोटे ना दे तो वो ज्यादा अच्छा। एक विधायक कुछ नहीं कर सकता, इन लोगों को मिलके काम करना पड़ेगा और सरकार में अपनी दमखम से लगाना पड़ेगा। धन्यवाद आप लोगों का। मरिया वार्ड क्रमांक 13 पे हैं। आंटी जी, आपसे जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में आपसे जानकारी लेना है कि आप किस तरह के विधायक चाहते हैं। तो आपसे जरा इंटरव्यू लेना था हमें। बताऊं बेटा? हाँ जी। जमाने में ना बड़े बड़े लोगों का सब कुछ है, अपन गरीबों की कोई सेवा नहीं करते। कोई भी बनते हैं तो कोई मतलब के नहीं रहते अपने लिए। तो आपका नाम क्या है? अमृता टेमरे। हम अभी श्रीमती अमृता टेमरे जी से बात कर रहे हैं और वो कहती हैं कि गरीबों की कोई नहीं सुनता है, सब अपनी पार्टियों से मतलब रखते हैं। तो आपकी क्षेत्र की क्या समस्या है, कुछ आप बताइए। ये तो पता ही नहीं। तो आंटी जी को राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैं कैमरामैन राजा के साथ रूप बनाया मैंने, भारत का पेड़ बनाया मैंने, इसलिए मैं अपना वोट जरूर डालूंगा, क्योंकि मेरे इसी वोट से बरघाट का रूप निखरेगा। ये मैं हूँ और मवेशी बाजार के सामने हम बैठे हैं। हम आप सभी से सवाल पूछेंगे और हम इनकी समस्याओं से अवगत होंगे। आपका नाम? श्री राम रांगडाले। आप कहाँ रहते हैं? लाल सरा। श्री राम रांगडाले, लाल सरा से। आपकी समस्या क्या है? आपकी क्षेत्र की समस्या? हमारे क्षेत्र की समस्या कृषि के बारे में है। कृषि के बारे में है। कृषि के बारे में हमारी समस्या है और रोड के बारे में भी है। सड़क, कृषि के बारे में हमारी समस्या है। इनका कहना है कृषि के बारे में। आपकी कृषि के बारे में क्या समस्या है? आपको क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है? मोटर और कुआं का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, मोटर और कुआं का सामना करना पड़ता है। मोटर, कुआं और विद्युत का सामना हमें बहुत कठिनाइयों से करना पड़ता है, जो हम नहीं उठा पाते उसका बोझ। इनका ये कहना है। रोड और कृषि की प्रॉब्लम इनकी है। चौधरी, ग्राम पार्टी सरपंच हूँ। आप जावरकाटी सरपंच मिस्टर भागवत प्रसाद चौधरी, आप अपने क्षेत्र से अवगत कराइए हमें। हमारे बरघाट क्षेत्र में सबसे जटिल समस्या पानी की है और बिजली की। सबसे जटिल समस्या हमारे क्षेत्र में पानी और बिजली की है। तो आपको इसमें क्या क्या सामना करना पड़ता है? भाई कई प्रकारों का सामना करना पड़ता है। जैसे पानी, किसानों में बुराइयां पैदा होती हैं। नहर से पानी आता है। हमारे जावरकाटी नकाटोला में तो पानी की इतनी जटिल समस्या है कि हर किसान हर वर्ष 1 महीना पानी के बाद, इतनी बारिश गिरने के बाद भी अकाल की समस्या है। तो आप क्या चाहते हैं इस समस्या को, जो आपको इसका समस्या का हल चाहिए? तो आपको इस समस्या का हल चाहिए तो आप इसके लिए किसे चुनेंगे या आप क्या चाहते हैं? अच्छे विधायक चुनेंगे ना, और पानी आए तो भीमगढ़ बांध से आए। सबसे पहली मांग हमारी यही है। हम एक अच्छे विधायक को चुनेंगे जो हमारे क्षेत्र का विकास कर सकता है। हम और इनका कहना है कि जावरकाटी में यदि पानी आए तो भीमगढ़ बांध से आए। मैं बरघाट क्षेत्र जटिल समस्या जावरकाठी की है। जटिल समस्या पानी की जावरकाठी नकाटोला की है, और पानी भीमगढ़ से अगर बरघाट क्षेत्र में आए, क्षेत्र के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ,
तो अति उत्तम है। अच्छा, तो अभी कहाँ जाता है भीमगढ़ का पानी? भीमगढ़ का पानी तो उधर कानेवाड़ा तक आता है बस। तो इनका कहना है कि भीमगढ़ का पानी जो कानीवाड़ा तरफ जाता है तो उसे बरघाट तरफ भी लाया जाए। और आपका नाम? मेरा नाम रघुवीर प्रसाद चौधरी है। मैं ग्राम पंचायत जावर काठी का निवासी हूँ। आप जावर काठी से हैं। आप फसल लगाते हैं, साल में एक बार फसल लगाते हैं, तो आपको क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्याएं तो अनेक हैं, लेकिन खासकर हमारी समस्याएं खाद बीज, समय पे खाद नहीं मिल पाता, बीज नहीं मिल पाता और पानी नहीं मिल पाता, लाइट भी नहीं मिल पाती। इसलिए से जैसे मान लो हमने अगर डीजल इंजन की व्यवस्था की है तो समय पे डीजल भी नहीं मिल पा रहा। इसके लिए कम से कम बरघाट में एक पेट्रोल पंप हो और ऐसा प्रतिनिधि चुने जो अपने क्षेत्र की समस्याओं से, पब्लिक तो अवगत है, प्रतिनिधि भी अवगत रहे, तो उससे हमको ग्रामीण लोगों को उसका लाभ मिले। जो डीजल इंजन की सुविधा है उसके लिए ये चाहते हैं कि बरघाट में एक पेट्रोल पंप खुलना चाहिए। यह समस्या बरघाट की बहुत दिनों से चल आ रही है। बरघाट की जनता को सिवनी जाना पड़ता है, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर पेट्रोल भरवाने के लिए। तो पेट्रोल 1 लीटर भरवाना है, उन्हें 2 लीटर पेट्रोल खर्च करना पड़ता है। धन्यवाद। मैं प्रतिमाएं लगी हैं। अगर बरघाट में खड़े प्रत्याशी इनमें से किसी एक भी महापुरुष का अपने जीवन में अनुसरण करते हैं तो मैं समझूंगा कि बरघाट धन्य है। मुझे मालूम कि मेरा वोट अमूल्य है, इसलिए मैं किसी योग्य प्रत्याशी को अपना मत जरूर दूंगा। मैं नीरज अवधिया, मड़िया वार्ड, बरघाट। कौन है? पटेल डोला वार्ड क्रमांक 15, जय हनुमान मंदिर के सामने से हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी मतदातागणों से उनका इंटरव्यू लूंगा। उनकी समस्याएं उनकी समस्या क्या क्या है? आप इस क्षेत्र से, आपकी समस्याएं क्या है? आपका नाम? एक बार। वीरन दुबे। दुबे जी, आप बरघाट क्षेत्र में आपने कितनी बार वोट डाल चुके हैं अभी? एक ही बार। एक ही बार। आप इस बार जब आप दूसरा वोट डालेंगे, आपका वोट अमूल्य है, आप इसका उपयोग किस तरह से करेंगे? आप ऐसे किस प्रतिनिधि को चुनेंगे? अपना तो बस भूया राम है, भूया राम को जिताएंगे, उन्हीं को विधायक बनवाएंगे। उनमें क्या खास लगता है आपको? आदमी बहुत सही आदमी है वो, और वही बनना चाहिए विधायक। इनका चरित्र ठीक है, वो बोलते हैं। तो अच्छा, आप ये बताइए, उनकी सरकार 10 साल से है, तो वो तो अपनी सरकार के हिसाब से चलेंगे, तो उनके बारे में बताइए। अब क्या बोले उसके बारे में, जैसा भी है सब ठीक ही है। बाकी भूया राम सही आदमी है और उसी को जीतना चाहिए। आप एक विशेष पार्टी से महत्व दे रहे हैं, नहीं विशेष पार्टी नहीं, विशेष एक व्यक्तित्व पे महत्व दे रहे हैं। आपका नाम? रमेश प्रसाद बनवाले। रमेश प्रसाद बनवाले जी, आप यहाँ पर कब से दुकान लगा रहे हैं? ये आज के यहाँ मड़ई है। अच्छा। 15 वार्ड में। अच्छा। मैं यहीं का निवासी हूँ वैसे तो। हाँ जी। हाँ, क्या बोलना चाहते हैं आप? आप किस क्षेत्र से हैं? बरघाट क्षेत्र से हैं। बरघाट क्षेत्र से। आपकी समस्याएं, आप यदि विधायक बनाएंगे तो आप किस समस्या को आप पहुंचाना चाहेंगे उन तक? भूया राम जी को बनाना चाहिए। आप उन तक समस्या क्या पहुंचाएंगे? कैसा? आपके क्षेत्र की कोई समस्या है तो उसे कौन सी समस्या है जो आप पहुंचाना चाहेंगे? पहुंच सकते हैं ना, वहाँ पर क्यों नहीं पहुंच सकते? वहाँ पर समस्या क्या है आपके क्षेत्र की? कोई समस्या है कि आप बिना समस्या के रह रहे हैं? या आपकी सड़क ठीक है, आपको बिजली की सुविधा ठीक मिल रही है, आपको पानी की व्यवस्था ठीक? भूया राम जीते चाहे नाम से ढाल सिंह जीते, कोई समस्या हम खुद करना चाहते हैं। आपको किसी राजनेता से मतलब नहीं है, आप खुद के दम पे समस्या का स्वयं पे निर्भर है, स्वयं समस्या का निवारण करना चाहते हैं। हेमलता टेकाम जी, आप कहाँ रहती हैं? मैं यहीं का मेरा मायका है, ससुराल केकड़ई का है। केकड़ई में इनका ससुराल है। आप जहाँ रहती हैं, आपकी क्षेत्र की समस्या क्या है? आपको बिजली ढंग से मिलती है, पानी क्या? हमको समस्या ये है, हमारे माँ बाप नहीं है और हमको गरीबी रेखा कार्ड बनाना है। मेरा एक भाई है, उसके लिए मकान बनाना है, तो मैं चाहती हूँ कि हमारे गरीबी रेखा कार्ड भी बनना चाहिए और उसके लिए मकान भी बनना चाहिए। आपका गरीबी रेखा कार्ड बनना चाहिए और इनका मकान बनना चाहिए। तो क्या अभी आप आवासहीन हैं? आपके घर नहीं है? आपका नहीं है। अच्छा, तो आप इस क्षेत्र का जो भी विधायक बनना चाह रहा है उसे क्या पहुंचाना चाहेंगे आप?
मतलब मैं समझी। आप उन तक क्या पहुंचाना चाहेंगे कि आप इस तरह से काम कीजिए, आप हमारे हिसाब से ये करिए, आप बिजली की सुविधा दीजिए, ऐसा कुछ? नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, सिर्फ मेरे को गरीबी रेखा कार्ड बनना चाहिए, मेरे भाई के लिए मकान। इन्हें सिर्फ गरीबी रेखा का कार्ड चाहिए, बस इनका वोट उसी को डलेगा जो गरीबी का रेखा का कार्ड देंगे। हमारा शुभ नाम शंकर लाल अवधिया। श्री शंकर लाल अवधिया जी, आप बरघाट क्षेत्र में कब से रह रहे हैं? हमारी पैदाइश, हम बरघाट क्षेत्र में सन 1963 से रह रहे हैं। 1963, कम से कम 40 साल, यानी लगभग उम्र का 75% हिस्सा। तो आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए यहाँ की समस्या क्या है? हमारे क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में आज तक कोई भी विकास नहीं हुआ है। जितने हमारे प्रतिनिधि आए सबने सिर्फ अपनी रोटियां सेकी हैं, सब सिर्फ अपना पेट भरते हैं, कभी उन्होंने जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। जो प्रतिनिधि हैं इनका कहना है कि वो सिर्फ अपना पेट भरते हैं, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचते। अच्छा, तो आप क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या इलाज है? क्योंकि लोकतंत्र हमारे साथ है, हमारा वोट हमारे साथ है, तो आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम ऐसा प्रतिनिधि चुने जो हमारे हितों के बारे में सोचे। उसके लिए एक प्रकार का परिवर्तन होना चाहिए, जैसे कि कोई नई पार्टी हो जो हमारे हितों के बारे में सोचे, जो हमारे हितों के लिए कार्यशील हो, हमें उसको कहना चाहिए, सत्ता पे लाना चाहिए। इनका कहना है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, कोई ऐसी पार्टी जो हमारे हित के लिए बने, ऐसी पार्टियों को हमको चुनना चाहिए। अच्छा, तो अब आप ये बताइए कि समस्याएं क्या हैं आपके क्षेत्र की? हमारे क्षेत्र की सबसे प्रमुख समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में, हमारे बरघाट क्षेत्र में कोई भी कल कारखाने नहीं है, लोगों को रोजगार के कोई साधन नहीं है। हमारे क्षेत्र का लगभग 90% मजदूर जो है दूसरे राज्यों में जाकर अपनी जीवन यापन करते हैं, अपनी जीविका चलाते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ पर मजदूरी के तक साधन नहीं है। हमारे क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। हमारे क्षेत्र में किसानों को पर्याप्त मात्रा में धान पकाने के लिए पानी नहीं मिल पाता है, और जो बड़ी बड़ी योजना गवर्नमेंट बनाती है वो सब बस्ते में पड़ी रहती हैं, यहाँ तक कि अफसरों के जेब में ही सीमित रह जाती है। समस्या जो है अफसरों के जेब तक सीमित रह सकती है, ये इनका कहना है। जैसे सरकार, केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जाने वाली योजना किसान क्रेडिट कार्ड, अभी यहाँ पर किसी किसान को नहीं मालूम है कि किसान क्रेडिट कार्ड जैसी कोई चीज़ है जो उनकी ज़मीन के हिसाब से उनको कर्ज देगा। क्या आपको मालूम है कि किसान क्रेडिट कार्ड एक स्कीम निकली केंद्र सरकार की? मालूम नहीं, कोई मालूम नहीं, इन्हें नहीं मालूम। तो इस प्रकार की समस्या, इनका कहना है कि अफसरों के जेब तक ही सिमट के रह जाती है। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। चल उइके। किशोर चंद उइके जी, आप कितने बार अपना वोट का उपयोग कर रहे हैं? हमें तो समय ही नहीं मिल पाता ना, क्योंकि हमारी खुद ड्यूटी लग जाती है। अब वोटिंग करने के लिए अब कलेक्टर साहब से परमिशन लेना पड़ता है, उस हिसाब से हम उस पचड़े में पढ़ना भी नहीं चाहते। तो ये वोट डालने के पचड़ में नहीं पड़ना चाहते, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों के लिए वोट डालना बहुत कठिन है, इनका मानना है। अच्छा, तो सरकारी कर्मचारियों में, आप सरकारी पद पे हैं, तो आपको किस तरह का दबाव है सरकार की तरफ से, या आप किस परेशानी झेलना पड़ता है आपको नौकरी में? नौकरी में परेशानी और कुछ नहीं है। बात यह है कि जो हमारे लंबित प्रकरण है, आर्थिक प्रकरण जो है, इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा परेशानी होना पड़ता है। इनके लंबित जो आर्थिक प्रकरण हैं, इन्हें यदि सरकार दूर कर सकती है तो ये अपनी ड्यूटी और अच्छे से निभा सकते हैं। आप शिक्षक हैं, तो आपको शिक्षक की भूमिका के अलावा और क्या क्या काम दिए जाते हैं? अरे इसमें तो बहुत से काम दिए जाते हैं, जैसे चुनाव में ड्यूटी लगाना, पल्स पोलियो में ड्यूटी लगाना, और भी अन्य काम बहुत से ऐसे हैं जो गैर शिक्षकीय कार्य हैं, वो उसमें शिक्षकों को लगा दिया जाता है। जबकि मुख्यमंत्री की ओर से ऐसे आदेश हैं कि भाई शिक्षकों को गैर शिक्षकीय कार्य में बिना मुख्यमंत्री के आदेश के नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ कलेक्टर साहब या अन्य अधिकारी अन्य कार्यों में लगा दिया जाता है हम लोगों को। इनका ये मानना है कि शिक्षक का काम यदि शिक्षक ही करे, यानी शिक्षक का काम है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, यदि वो उसी काम को करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट में हैं, जो बहुत पिछड़ा इलाका है। यहाँ कम से कम 5-6 घर बसे हुए हैं, और 10 साल से कम से कम 10 साल से ये घर बसे हुए हैं। नगर पालिका की रोड है यहाँ पर 10 फीट की, परंतु ये रोड अभी तक नहीं बनी है। यहाँ पर अभी तक बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है, यहाँ पर बिजली कनेक्शन नहीं लिया गया है। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या, यहाँ पर अभी तक विद्युत नहीं आई है। भारत के 50 साल पूरे हो गए हैं,
50 से ज़्यादा साल पूरे हो गए स्वतंत्रता के, परंतु और ये अभी ये समस्या किसी क्षेत्र के प्रतिनिधि को नहीं मालूम है। हम यहाँ के रहवासियों से इसके समस्या के बारे में पूछेंगे। इस क्षेत्र की क्या समस्या है? इस क्षेत्र की समस्या यही है कि यहाँ नल नहीं है, रोड नहीं है, न लाइट नहीं है, न कुछ नहीं है। और यहाँ देखो तो आते हैं, यहाँ पानी की तकलीफ होती है, बरसात में निकलते हैं जाते हैं तो उसकी तकलीफ होती है। पानी भर जाता है, मच्छर यहाँ होते हैं, घर में पानी भर जाता है, सांप निकलते, बिच्छू निकलते, दुनिया भर का होता है। नेता लोग, विधायक लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्या बता देते हैं कि हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे। जितने खड़े होते सब आते हैं। और यहाँ तक अनिल शेर तो पिछले बार तो हाथ जोड़ के ये भी बोल गया कि किक मार के निकाल देना अगर हम तुम्हारी समस्या हल नहीं करेंगे तो। और आज तक वो देखने तक नहीं आया। सीधी रोड निकल जाता, सीधी रोड चला जाता है, लौट के नहीं देखता। वो कृष्ण तिवारी आया, उसने भी हाथ जोड़ के हम सब करवा देंगे, नल लगवा देंगे, वो भी निकल जाता, वो भी नहीं आता। और वो यहाँ पे जगदीश तिवारी भी खड़ा हुआ, वो भी कोई नहीं आता। सब वोट लेने भर आते, हाथ जोड़ते भगवान जैसे, और बाकी सब निकल जाते। इस क्षेत्र में नेता तो आते हैं परंतु वो वोट मांगने आते हैं, बाकी कुछ नहीं। इस क्षेत्र में कम से कम 31 वोट है और प्रतिनिधि चाहते हैं कि उन्हें यहाँ के वोट मिले। आते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से इनको ललचा के चले जाते हैं। इनकी समस्या यह है कि इस क्षेत्र में बिजली की सुविधा नहीं है। यहाँ पर नहर है जिसे घर वालों ने चौक कर दिए हैं, नहर जिसे चौक कर दिए हैं, वहाँ से पानी जो है बरसात के दिनों में यहाँ भर जाता है, यहाँ से आने जाने में तकलीफ होती है। नगर पालिका की 10 फीट रोड अभी तक नहीं बनी है। और यहाँ पर जो नगर पंचायत के प्रतिनिधि हैं वो भी आए थे, उन्हें इन्होंने बोला और टैक्स बराबर पटा रहे हैं, रोड का टैक्स ले रहे हैं। अब ये नगर पंचायत की प्रॉब्लम है। आप विधानसभा चुनाव है तो आप विधायक, कैसा विधायक चुनना चाहेंगे जो आपको जानता है, आपको पहचानता है? हमको जो हमारे मोहल्ले की पहले समस्या हल करेगा हम उसी को वोट देंगे, ना वरना हम वोट नहीं देंगे। हाँ, वोट तो हम भी नहीं देंगे, विधायक अच्छा चाहिए। नहीं, पहले समस्या हल कर। यहाँ सबसे बड़ी समस्या रोड और लाइट की है और बच्चों के पढ़ने लिखने की बहुत परेशानी है। इसलिए जो भी इस समस्या का समाधान करेंगे हम उसी को वोट देंगे। पहले समस्या की समाधान कर। विधायक जो भी प्रत्याशी हैं उनसे इनकी ये उम्मीद है कि ये समस्या हल करेंगे। यदि नहीं करते हैं तो हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। मोहल्ले वालों का यह कहना है, चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस क्षेत्र की समस्या को परखें और 5 साल के बीच में कभी भी इस समस्या को पूरा करें। 5 साल के बीच में नहीं, पहले आप समस्या पूरी करिए, उसके बाद वोट डालेंगे, इनका ये कहना है। अच्छा, तो हमारे द्वारा जो जनता के द्वारा प्रोग्राम किया जा रहा है, इससे आप क्या राय है? हम इस राय से सहमत हैं कि जनता की नंदिता सोलंकी जी, आप पहला वोट देंगी अपना, तो आप किस प्रकार क्या सोच रख रही हैं, अपनी युवा सोच आप अपनी जाहिर करिए। कि यहाँ पर लाइट लग जाए, नल लग जाए और यहाँ का विकास हो। विकास, जो विधायक विकास कार्य करवाएगा हम उन्हें वोट देंगे, इनका युवा सोच यह है। और पूरे मोहल्ले के वोट वहीं जाएंगे। अच्छा, आप लोगों की क्या राय? हम लोग भी यही चाहते हैं कि यहाँ पर लाइट और रोड की समस्या दूर हो जाए, जिससे हम लोगों को पढ़ने लिखने में भी कोई तकलीफ ना हो और हम आसानी से पढ़ सकें। पढ़ाई लिखाई वाले छात्र कम से कम यहाँ 5 से 10 संख्या में हैं जो अपनी कॉलेज और स्कूल की पढ़ाई कर रहे हैं। उन्हें लाइट की व्यवस्था जो है बहुत तंग कर रही है। यहाँ पर अभी कनेक्शन नहीं हो पाया है, तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस समस्या को ध्यान में रख के इनकी मांग पूरी करें। धन्यवाद। करेंगे वोट, ये उन्हीं को जाएंगे। छीन टोला से मैं रुपेश जैन, MS कुरैशी के साथ फ्रेंड्स क्लब बरघाट के लिए निकल रहे हैं। इस बीच आपका शुभ नाम? किशोर आगे। किशोर खरे जी, आप कितनी बार वोट दे चुके हैं? 5-6 बार करीब हो गया। 5-6 बार वोट दे चुके हैं। अब आपकी प्राथमिकता क्या है कि आप क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं जो आपके विकास कर सके या आप तक पहुंच सके? अभी तक तो जो ढाल सिंह बिसेन जो आए हैं उनने तो कोई उन्नति किए नहीं है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि नया प्रत्याशी आना चाहिए अपने बरघाट में। ये परिवर्तन चाहते हैं। और इसी के साथ आप ये बताएं कि क्षेत्र में आपकी समस्याएं क्या हैं? क्षेत्र में तो क्या, अपने मोहल्ले की ज़्यादा परेशानी है ना, नाली वगैरह यहाँ गंदगी फैली रहती है और बाकी तो अभी ठीक ही ठाक है। यहाँ गंदगी ज़्यादा फैली रहती है, ये इनका बताए हैं, सब ठीक ठाक है।
और इनकी जो समस्या है कि मलेरिया भी बहुत ज़्यादा हो सकता है, गंदगी से मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं ये जो है आप देख ही रहे हैं यहाँ पर किस टाइप का कीचड़ हुआ है, जिससे मच्छर बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं और कीचड़ के कारण, मच्छर होने के कारण ये मलेरिया का प्रकोप भी हम बढ़ सकता है। मैं रुपेश जैन, कैमरामैन MS कुरैशी के साथ फ्रेंड्स क्लब बरघाट। हाथ लेते हुए फ्रेंड्स क्लब की टीम पहुंच रही है। ये पता चला बोले हेलो जी हाँ, हम सीन टेला होते हुए सुभाष चौक पहुंच चुके हैं, मेन रोड में हैं और आप देख रहे हैं जनता के राज प्रथम चरण। आपका शुभ नाम? नरेंद्र राजपूत। नरेंद्र राजपूत जी, आप ये बताइए, विधानसभा चुनाव 5 साल बाद आए हैं, तो आप क्या अपेक्षाएं रखते हैं चुनाव से? इस चुनाव के बाद आप क्या विकास का काम सोच रहे हैं? हम चाहते हैं कि प्रदेश में सरकार बदले, यही मतलब नई सरकार आएगी तो कुछ अच्छा हो। ये परिवर्तन चाहते हैं जिससे राज्य का विकास हो, प्रदेश में परिवर्तन चाहते हैं ये। आप क्षेत्र की समस्याएं को बताइए कि क्या क्षेत्र की समस्याएं हैं? सब में बड़ी समस्या है तो ये है रोड की, बिजली की, पानी की। अगर ये सुधर जाए तो फिर से कांग्रेस सरकार यहाँ बन सकती। सड़क की समस्या जो है बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यदि ये समस्या दूर हो सकती है तो प्रदेश में कांग्रेस सरकार रह सकती है, इनका मानना है। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। हम इसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। यहाँ पर प्रदेश क्षेत्र के सभी भाजपा नेता उपलब्ध हैं। हम अभी विधायक सर की ओर बढ़ रहे हैं और हम आशा करते हैं कि वो हमारी समस्याओं को आगे। और यहाँ पर भाजपा के सभी बड़े नेता उपलब्ध हैं। माननीय विधायक जी बैठे हुए हैं यहाँ पर, और ढाल सिंह जी बिसेन बैठे हुए हैं जो लगातार 13 वर्षों से इस क्षेत्र के विधायक हैं और अपने क्षेत्र के विकास समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। में अपनी रणनीति तैयार करते हुए भाजपा कार्यकर्ता, और हम आगे की ओर बढ़ते हुए माननीय विधायक जी। सर, आप क्षेत्र के विकास के लिए क्या कार्य कर रहे हैं? क्षेत्र के विकास के लिए तो हमारा तो बहुमुखी विकास का कार्यक्रम है। इसमें पानी है, शिक्षा है, चिकित्सा है, आपका सड़कें हैं, जो मूलभूत सुविधाएं जो लोगों के लिए आवश्यक है उन सारी दिशाओं में है। किसानों की सिंचाई की व्यवस्थाएं हैं। तो एक सर्वांगीण विकास का जो मार्ग है उसी के ऊपर हम अग्रसर हैं और विगत 13 वर्षों से लगातार इसी दिशा में हम काम कर रहे हैं। और भी बहुत सी बातचीत आप और थोड़ी देर बाद सुन सकेंगे। आप विधायक जी से और रूबरू हो सकेंगे थोड़ी देर बाद। कांग्रेस कार्यालय पे जा रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस के सभी मौजूदा प्रतिनिधि हैं और सभी समर्थकगण यहाँ पर मौजूद हैं और हमें जानकारी चाहिए थी कि आपके जो प्रत्याशी हैं वो अभी कहाँ हैं मौजूद? प्रत्याशी है अभी इधर हरी गंगेरुआ क्षेत्र, अभी हरी गंगेरुआ एरिया में दौरे पे गए हुए हैं, तो हम उनसे मुलाकात नहीं कर पाएंगे। बाकी उनका विस्तृत इंटरव्यू आपको प्रस्तुत है थोड़ी देर बाद। जी, नगर पंचायत बरघाट की सबसे बड़ी धरोहर जो मध्य प्रदेश में सबसे पहली नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत थी, जो इतनी बड़ी ग्राम पंचायत था, भव्य भवन बनाया गया जो स्वर्गीय मूलचंद जी ठाकुर के कर कमलों से किया गया था। नगर पंचायत बरघाट। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। और बस स्टैंड की ओर अग्रसर हो रहे हैं जनता का इंटरव्यू लेने। आप तैयार हैं? क्या हो गया? बस स्टैंड की ओर बढ़ रहे हैं और आप जो देख रहे हैं बस स्टैंड का इलाका पूरा, और आप यहाँ पर किसी का इंटरव्यू लिया जाएगा। बोलना। यहीं से प्रसारित किया जाएगा यह कार्यक्रम आपका, और इनके कर कमलों पे, इनके आदर्शों पे चलेंगे, हम उनका साथ देंगे। यह प्रतिमा बरघाट क्षेत्र में कुछ सालों पूर्व यहाँ पर रखी गई है और इस क्षेत्र में
4 चांद लग गए हैं जब यह प्रतिमा लगाई गई यहाँ पर, इसका अनावरण किया गया और हम धन्य हैं हमारे महात्मा को यहाँ पाकर। बरघाट पुलिस थाना की ओर अग्रसर है। ये हमारा बरघाट का पुलिस थाना, आप देख सकते हैं इसकी भव्यता को, और यह भविष्य में और नया बनने जा रहा है, ऐसा हमें सुनने मिला है। आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी परम शिष्या 1105 विशिष्ट मती माता जी के सत्संग सानिध्य में किया गया। ये आप देख रहे हैं जैन यहाँ पर दिगंबर जैनों द्वारा किया गया है। यह धन्य कुमार जी जैन बरघाट के भावी समाज सेवी और उनके घर के सामने, उनके रहवास के सामने यहाँ है। देखिए यह कीर्ति स्तंभ हमारी अहिंसा के मार्ग को हमें बताता है, और यही हम चाहते हैं कि राजनेताओं से वो अहिंसा के मार्ग में चलें और उन्नति की राह पे ले जाएं। यह कीर्ति स्तंभ हमें बरघाट के लिए बहुत ही गर्व की बात है। यह कीर्ति स्तंभ अभी हम बरघाट के वरिष्ठ पत्रकार श्री कैलाश चंद जी जैन अग्रवाल जी के पास हैं। उनसे हम विधानसभा क्षेत्र के बुलंद मुद्दों पर विचार करने जा रहे हैं। आप बरघाट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए इस क्षेत्र में क्या मेन मुद्दे रहेंगे? यहाँ तो हमेशा विकास का ही मुद्दा रहा है और ज़्यादातर सिंचाई के लिए लोगों का रुझान ज़्यादा है कि यहाँ सिंचाई योजनाएं कोई आए बड़ी तो यहाँ के क्षेत्र का विकास हो सके। यहाँ पर किसानों के लिए सिंचाई का मुद्दा मुख्य है और इनका पत्रकार हैं ये, तो आप किस तरह इसे उठाएंगे? अपने पत्रकार हैं आप, तो समाचार पत्रों के माध्यम से क्या आप किसानों के इस बात को उठाएंगे? समाचार पत्रों के माध्यम से भी इसको पहले भी काफ़ी उठाया जा चुका है और जब भी चुनाव होते तो ये बात सामने आती है और हमेशा ये बात चर्चाओं में भी रहती है। आप किस तरह का विधायक चाहते हैं इस क्षेत्र में? जो इस क्षेत्र को समझे, इस क्षेत्र की आवश्यकताओं को समझे, समस्याओं को समझे। अच्छा, तो जैसा कि आप जानते हैं इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में किसी पार्टी विशेष की सरकार बन सकती है, तो आप क्या कहते हैं कि किस पार्टी कैसा क्या काम हो सकता है? जैसे केंद्र सरकार में भी भाजपा की सरकार चल रही है और कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है। नहीं तो सरकारें तो कोई सी भी हो, मतलब काम करने का जिसमें जज्बा हो वही काम करेगी। यहाँ पर अभी वर्तमान में कोई भी सरकार ऐसी नहीं है कि जो सही ढंग से काम कर सके, क्योंकि परिस्थितियाँ सब विपरीत चल रही हैं। राजनीति में कुछ गंदे लोग शामिल हो गए हैं, इसके कारण परेशानियाँ पैदा हो रही हैं। राजनीति में कुछ अपवाद आ गए हैं जिसके कारण परेशानियां हो रही हैं। कोई पार्टी इस प्रकार की बुलंद नहीं है जो सरकार के लिए काबिल हो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ बाजार चौक से रुपेश जैन बरघाट। कार्यक्रम के तहत अभी भाजपा कार्यालय में है जहां हमारे साथ मौजूद हैं विधायक श्रीमान। इसी संदर्भ में धन्यवाद। हाँ, फ्रेंड्स क्लब द्वारा जो जनता की अदालत कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है उसके लिए प्रथम तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि एक अच्छा कार्यक्रम की शुरुआत आपने इस बरघाट नगर में प्रारंभ की है, जिससे हर प्रत्याशियों के बारे में आप सीधी जानकारी लेने का और जनता को देने का जो प्रयास कर लिए हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। धन्यवाद सर। आप आ रहे हैं 20 तारीख को 7 बजे का, हमारा कार्यक्रम 7 से 12 चल रहा है, तो आप सारा मेरी कोशिश होगी कि आपके उस कार्यक्रम में निश्चित रूप से उपस्थित रहूं। सर 13 साल जो आपके विधानसभा में रहे हैं, तो इसमें आपने बरघाट के लिए, आप प्रॉपर बरघाट का पूछ रहे हैं या पूरी बरघाट विधान है? और बरघाट पूरा विधानसभा क्षेत्र आपका घूमा हुआ नहीं है। कार्यकाल है, उस समय आपकी उम्र बहुत कम रही होगी और इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में आपको जानकारी बहुत कम होगी। एक समय वो था कि जब मैं पहली बार विधायक बना तो उस पूरे क्षेत्र के लगभग 70% ऐसे गांव थे जहां आप बरसात के 6 महीने बिल्कुल चल नहीं सकते थे।
आवागमन के साधन इतने कमज़ोर थे कि कोई बरसात में बीमार हो जाए तो उसको गांव से ले जाना मुश्किल होता था। डॉक्टर को किसी गांव में जाना हो तो वहां जाना उसका मुश्किल होता था। और इस दृष्टि से मैंने विधायक बनने के बाद सबसे पहले यदि मैंने जो प्राथमिकता दी वो आवागमन की दृष्टि से पूरे गाँव को बरघाट से सीधा जोड़ने का प्रयास किया। और उसका परिणाम आज आप देखते हैं कि अनेक गाँव से होकर के आपके वाहन चल रहे हैं। जहाँ एक समय में साइकिलें नहीं चल पाती थी बरसात के 6 महीने, आज वहाँ बरसात के 6 महीने में अनेक गांव में आपकी कारें चल रही हैं। तो ये प्रथम तो हमने पूरे बरघाट विधानसभा क्षेत्र का आज की तारीख में ऐसा कोई गांव बाकी नहीं होगा जहां पर हमारा 4 व्हीलर वाहन ना जा सकता हो। सर अभी केंद्र सरकार की योजना थी उसके तहत बनी है तो सड़कें? जी नहीं, ये केंद्र सरकार की योजना में तो अभी प्रारंभ हुआ है, पर ये जो था जब हम 90 में पहली बार सरकार में आए उस समय पर केंद्र सरकार से ही पैसा आता था। केंद्र सरकार का पैसा पहले भी आए और उस पैसे से हम जो एक विकास की गति जो हम देते थे उस विकास की गति को देने वाले हम अकेले व्यक्ति होते थे। पूरा पैसा जिला योजना से आता था। जनपद में बैठ करके जिला योजना का पैसा पूरा बांट करके एक एक गांव के बारे में चिंता करते थे और उसके कारण से ऐसा कोई गांव बाकी नहीं था जिसमें हमने उसमें सड़कें बनाने का काम प्रारंभ नहीं किया। विधायक निधि तो बहुत बाद में 96 से प्रारंभ हुई, पर 96 के पहले तक ये योजना मंडल का जो पैसा आता था उसको योजना के रूप में हमने पूरे ग्रामीण क्षेत्रों तक उसका विस्तार किया। 96 के बाद ही आपका 94 से ही आपका जनपद पंचायतें प्रारंभ हुई। उसके बाद में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ, सारे अधिकार जनपद पंचायतों के पास चले गए। उन सब के बावजूद भी जब उस विधायक निधि से भी अनेक गाँव में हमने पुल पुलिया सड़क और जितने स्कूल आज आपको बनते दिखते हैं उसमें सारा अंशदान दे करके सारे पढ़ने के लिए आज सारे भवनों की व्यवस्था की है। बिजली का यदि बिजली के मामले में पहले हमने काफ़ी विस्तार किया, पर लगभग 5-6 साल से बिजली का सारा काम रुक गया क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के पास बिजली की कोई व्यवस्थाएं देने के लिए बची नहीं। 96 से किसी एक किसान को एक नया कनेक्शन बिजली का कनेक्शन नहीं मिला और आज जो कनेक्शन मिलते हैं वो टेम्परेरी कनेक्शन होते हैं जिसका भारी भरकम चार्ज लगता है। परंतु जो राज्य सरकार के माध्यम से या विधायक निधि के माध्यम से या केंद्र सरकार की योजनाओं के माध्यम से जितने विकास के काम कराए जा सके उनको नियोजित ढंग से करने का प्रयास हमने किया। उसका परिणाम है कि आज आपको गांव-गांव में ये पुलियां हैं, सड़क हैं, स्कूल हैं, शाला भवन है, पंचायत भवन है। आपको मैं कह सकता हूं कि 90% काम हमने इन 13 वर्षों के अंदर में पूरा किया है। सर ये किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना है केंद्र सरकार की, मेरा जहाँ तक मानना है कि अधिकतर ग्रामीण किसान ये नहीं जान पा रहे हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि ऐसी कोई योजना केंद्र सरकार की चालू नहीं है। इसमें आप क्या कह सकते हैं? देखिए, केंद्र सरकार ने दिल्ली में बैठने पर जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है या यूँ कहें कि हम भारतीय जनता पार्टी की हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, इस सरकार ने किसानों की उस परिस्थिति को कि जहाँ पर यहाँ कोऑपरेटिव सेक्टर ये मूवमेंट चलाता था सारे आपके किसानों को मदद करने का, आर्थिक मदद करने का, पर इसमें जितने घपले जितनी गड़बड़ियाँ हुई उसको देख करके केंद्र सरकार ने ये व्यवस्था बनाई कि क्यों ना हम ऐसा जिस तरह से साहूकारों के लिए या बैंकर से जो कर्ज लेते हैं उनके लिए क्रेडिट कार्ड बन जाता है और वो पैसा लेते हैं पटाते जाते हैं, उस तरह की जो व्यवस्था बनी ऐसी ही व्यवस्था किसानों के लिए एक बार बना दी जाए। एक बार उनकी पासबुक बन जाए, वो पैसा निकालते रहें, जमा करते रहे, ऐसी सहूलियत की सुविधा बनाई। परंतु मध्य प्रदेश की सरकार ने उसमें कोई बहुत ज़्यादा रुचि नहीं ली। एक बार का वाकया कि जब मैंने डिप्टी सीएम जो हमारे अपेक्स बैंक के अध्यक्ष भी हैं कोऑपरेटिव बैंक के, उनसे मैंने कहा कि साहब आप किसानों के बारे में क्रेडिट कार्ड जो केंद्र सरकार ने लागू किया उसको क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कहा साहब हम क्रेडिट कार्ड लागू कर देंगे, किसान कर्ज लेगा और पटाएगा नहीं। तो बोले जब पिछला पैसा नहीं पटाया तो अभी आगे क्या पटाएगा, इसलिए इसको हम क्रेडिट कार्ड को लागू नहीं कर रहे हैं। हमने कहा आप गलत सोच रहे हैं। जिस मूल भावना के साथ सहकारिता की, उस मूल भावना के साथ कि किसान व्यापारियों से ना लूटे और इसलिए कोऑपरेटिव सेक्टर की स्थापना हुई, पर आज कोऑपरेटिव सेक्टर ही आपका क्रेडिट कार्ड बना के नहीं दे रहा है, तो आप मजबूर कर रहे हैं किसानों को फिर से साहूकारों के पास जाने के लिए। और तब उन्होंने कहा कि नहीं आप ठीक कह रहे हैं, और आपने देखा होगा कि पिछले साल से कुछ क्रेडिट कार्ड बनना जारी हुआ। वस्तु स्थिति यह है कि जितने जनप्रतिनिधि कोऑपरेटिव सेक्टर के हैं या राज्य सरकार, इनको चाहिए कि जनता की मदद करना चाहिए कि आपके क्रेडिट कार्ड कैसे बनेंगे। अकेले क्रेडिट कार्ड का ही मामला नहीं है, फसल बीमा का भी मामला जो 3 साल से लागू है उसको भी मध्य प्रदेश की सरकार ने लागू नहीं किया। आज पिछले साल कुछ लोगों ने बीमा कराया, उनका अभी तक कहीं बीमा का पैसे का आता पता नहीं है। किसान परेशान है, अकाल के 3 साल इनके बीत गए, परंतु इनको आपका फसल बीमा का कोई लाभ नहीं मिला। इसी तरह से अभी केंद्र सरकार ने एक नई योजना फिर लागू की कि 9% हम किसानों के ब्याज के लिए 9% की व्यवस्था पैदा है। तो केंद्र सरकार के जितने हमारे बैंक चलते हैं उन्होंने तो 9% पे आ गए, पर मध्य प्रदेश की सरकार की जो 2 बैंक चलती हैं, ग्रामीण भूमि विकास बैंक और दूसरा हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक,
ये दोनों बैंकों में अभी भी ब्याज दर 9% नहीं की गई है। इसमें आज भी 13% का लोन चल रहा है, वो भी हमारे विधानसभा में हम लोगों का विरोध करने के बाद, अन्यथा 16% ही इसमें जारी था। तो केंद्र सरकार की अनेक योजनाओं को ये सरकार रोकती है। आप देखिए कि पिछले समय पर भी हमने भारी मात्रा में गाँव में तालाब बनवा के दिए, और ये तालाब बनाने की योजना भी काम के बदले अनाज, गाँव के लोगों को सिंचाई की सुविधा काम के बदले अनाज लागू करके प्रारंभ की, ताकि गांव-गांव किसानों के लिए सिंचाई के साधन बने, जल ग्रहण का साधन बने, किसान और मजदूर को गांव में ही काम मिल जाए, पलायन करने की स्थिति न बने। तो आप देख रहे हैं कि पिछले साल से भारी मात्रा में गांव-गांव तालाब बनाए जा रहे हैं। विधायक महोदय का ये कहना है कि जो केंद्र सरकार द्वारा योजना निकाली गई है उसे एमपी गवर्नमेंट लागू होने से कतरा रही है। उनसे घटिया मानसिकता के साथ बात नहीं कहना चाहिए। मंत्री मंत्री होता है, पूरे प्रदेश का मंत्री होता है, और इसलिए जैसे एक पिता अपने सारे पुत्रों के ऊपर बराबर नजर रखता है, ऐसी मंत्री का कर्तव्य होता है कि सारे क्षेत्र में, सारे प्रदेश में सबको बराबरी के साथ व्यवहार करे और उनका हक उनको, जायज हक उनको दिलाए। परंतु ये व्यवस्था राजनीतिक चश्मे के साथ देखी जाती है, और वो भूल जाते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में भी 30,000 कांग्रेस के मतदाता हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में मत दिया है। ये उनके मतों का एक तरह से अपमान है, और इस मतों के अपमान का जनता को बदला लेना चाहिए कि जो मंत्री या जिस सरकार के लोग बैठ कर के इस बात को कहते हैं कि आपने हमारा विधायक नहीं बनाया इसलिए हम आपको सुविधा नहीं देंगे, ये प्रजातंत्र का एक मजाक है। और प्रजातंत्र के साथ में जिस तरह की बात नहीं की जानी चाहिए। प्रजातंत्र में हर एक व्यक्ति को मत देने का अधिकार है। जनता ने मत दिया, उस मत का आदर करना चाहिए। सरकार में ना रहने वाले पॉइंट में इन्होंने कहा कि हरवंश सिंह द्वारा जो कहा गया हमारा विधायक रहता तो हम विकास करवाते, यह गलत है। हाल ही में आपको आरोप लगा कि महेश गौतम का अपहरण जो हुआ उसमें आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महेश गौतम का कोई मुझे अपहरण करने की ना कोई आवश्यकता है, ना मुझे उसकी कोई ज़रूरत है, ना मुझे उसका कोई लाभ है। मैं यदि मेरे ही परिवार के 3 लोग जो अलग अलग नामांकन जिन्होंने दाखिल किए, मैंने यदि उन्हें नहीं रोका तो महेश गौतम को रोकने से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है, और मैं उसे क्यों रोकूंगा, और उसका अपहरण करने से मुझे क्या लाभ मिलने वाला है? आपके द्वारा फोन किए गए उनके, ये जो उनका आरोप लगाया गया, नहीं, मुझको जो इन्होंने मेरे घर पे फ़ोन किए थे वो मुझसे बात कराना चाहते थे कि ये व्यक्ति फार्म उठाने के लिए इस व्यक्ति से चर्चा कराई जाए, जो जैसी कि मेरी जानकारी में है कि मुझसे कहा कि महेश गौतम से बात कर लें आप। मैंने कहा मेरे कोई चर्चा नहीं करनी है। मेरे पास जो फ़ोन था वो इस तरह का था, क्योंकि बाद में फिर शाम को जो जानकारी हमें आई वो जानकारी ये थी कि शिवसेना का प्रमुख उन लोगों के साथ में थे। वो ये चाहते थे कि शिवसेना और भाजपा लोग के हैं, इसलिए इस व्यक्ति को फार्म नहीं भरना चाहिए। वो व्यक्ति फार्म भरने के साथ उन लोगों के साथ गया था और वो बात करना चाहते थे। मुझे ये भी जानकारी दी गई कि वो व्यक्ति स्वयं फार्म भरना नहीं चाहता था, उससे ज़बरदस्ती फार्म भराया गया। इसलिए जिले का शिवसेना का प्रमुख और भाजपा के जो वहाँ के कार्यकर्ता थे वो आपस में इस बात को चर्चा करना चाहते थे कि व्यक्ति फार्म उठा ले। महेश गौतम का इसके पहले भी मेरे घर में 4 बार खुद का फ़ोन आया था। महेश गौतम से आप चाहें तो खुद पूछ रहे हैं, वो खुद हम मुझसे कहता था कि मैं फार्म भरना नहीं चाहता, पर जिस तरह की उन्होंने अपेक्षा मुझसे व्यक्त की थी वो आपको इस सारे लोगों के सामने कहना उचित नहीं होगा कि मैं किसी प्रत्याशी के बारे में कोई गलत बात कहना चाहता हूँ। मुझसे खुद महेश गौतम ने 3-4 बार बात की थी और वो चर्चा भी करना चाहते थे कि हम फार्म नहीं भरना चाहते, पर उनका जो आशय था वो कुछ और था। और वही बात वो व्यक्ति मेरे यहाँ करना चाहते तो मैंने साफ मना कर दिया कि मुझे आपसे कोई चर्चा नहीं कर। मुझे नहीं मालूम कि कोई अपहरण वाली बात है, मुझे तब पता लगा जब पुलिस मेरे घर पर आई। इस शिवसेना प्रत्याशी के अपहरण में विधायक महोदय का ये कहना है कि उनका फ़ोन नहीं गया था, उनसे फ़ोन आया था। आगे जो किसानों की एक मांग है, हमने अभी इंटरव्यू लिया तो किसानों की मांग आ रही है कि सिंचाई व्यवस्था टू भीमगढ़ बांध जो है कानीवाड़ा के जो जाता है पानी बरघाट में भी आए, इसमें आपकी क्या राय, क्या ये पॉसिबल है? देखिए, भीमगढ़ बांध इसका जो सर्वे है, भीमगढ़ बांध से हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। भीमगढ़ बांध जो है वो 415 मीटर की ऊंचाई पे आता है जो हमारा समुद्र तल से, और हम जो बरघाट के लोग बसे हैं वो हम 460 की स्थिति में, लगभग 35 मीटर की हाइट फिर भी हर हालत में हमारे पास आती है। यदि भीमगढ़ बांध का पानी आ सकता होता तो आप बताइए कि केवलारी विधानसभा के चुटका गांव में पानी नहीं आता, वहाँ लिफ्ट करके पानी दिया जाता है। उस समय का जो सर्वे था वो लिफ्ट करके पानी देना, अरी बोरी चीज़बन इस तरह के तालाबों के यदि भरना है तो लिफ्ट करके पानी देना, 3 जगह लिफ्ट की योजना थी। तो जो सर्वे जिसके बारे में लोग कहते हैं कि लिफ्ट के माध्यम से पानी दिया जा सकता है, पर आज आप देख रहे हैं कि बिजली की समस्या और बढ़ी हुई दर, इन सब कारणों से कोई लिफ्ट करके पानी नहीं दिया जा सकता। और इसलिए एक मंडी काचना जो हमारे मानेगांव के पास बनेगा, जिसमें हमने लगभग 16
स्वीकृति इसमें कराई है, क्योंकि मैं स्वयं जल संसाधन कमेटी का सदस्य हूँ और जानबूझ करके मैं इस कमेटी का सदस्य बना इसलिए कि मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इसी सरकार में रहते हुए अपनी जनता की मांगों को पूरा कर सकूं। तो मेरे इस प्रयास से एक मंडी काचना तालाब स्वीकृत हुआ है। दूसरा, हमने सर्वे प्रारंभ बावली जलाशय जो जनता पार्टी की सरकार में स्वीकृत हुआ था उसका सर्वे स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से जाम रान तालाब जो दोंदीवाड़ा के पास है उसका भी सर्वे स्वीकृत हुआ है। इसी तरह से हमारा पंडिया छपारा क्षेत्र का भी सर्वे स्वीकृत हुआ है। तो ऐसे अनेक सर्वे कार्य हमने स्वीकृत कराए हैं ताकि सर्वे करा करके राज्य शासन के समक्ष प्रस्तुत करें। आज की तारीख में मध्य प्रदेश सरकार के पास एक भी सर्वे प्रस्तुत नहीं है। जो जनता सरकार के समय के जो 77 के सर्वे थे वही हैं, परंतु इन सबको बनाने में कहीं ना कहीं डोकरली बांध भी हमारा एक स्वीकृत हुआ है और डोकरली पे भी लगभग हमारा 1.5 करोड़ स्वीकृत हुआ है। अब ये सारी स्वीकृतियाँ मैं इस कमेटी का सदस्य रहा, 3 साल से लगातार प्रयास किया और उसका परिणाम है कि डोकरली और मंडी काचना स्वीकृत हो गया है। चांगो नाला को भी स्वीकृत किया है, परंतु चांगो नाला में कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी क्योंकि वो रिजर्व फॉरेस्ट है और हमारे वन मंत्री जी खुद उसके मंत्री हैं और हमने तो उस बात को कही थी कि आप इसकी अनुमति दिला दें। सिर्फ बोर्ड लगा देने से इसका काम नहीं हो जाएगा, क्योंकि सन 80 में जब जनता सरकार गिरी और केंद्र में दिल्ली में इंदिरा गांधी जी की सरकार बनी तो सबसे पहले उन्होंने एक ही काम किया कि वन संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके अंतर्गत जंगल के अंदर में किसी तरह के कोई कार्य नहीं कराए जा सकते, कोई निर्माण नहीं कराए जा सकते। और उसका परिणाम है कि आज तक इन 23 सालों में जंगलों के अंदर में निर्माण कार्य किसी भी तरह के नहीं हो पाए, एक तालाब नहीं बन पाया है, यहाँ तक कि हमारे सुआ टकटुआ गांव में बिजली तक नहीं जा सकी है। खंबे खड़े हैं, तार नहीं खींच पा रहे हैं। ये उस वन संरक्षण अधिनियम को हम हटाना चाहते हैं। हमारे पिछले मैनिफेस्टो में भी था, पर हमारे पास इतना बहुमत नहीं कि उस वन संरक्षण अधिनियम को हम हटा सकें। इसलिए अभी भी कुछ जगह पर जंगल को लेकर के दिक्कतें आ सकती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा पूर्ण बहुमत प्राप्त हो और हम इस कानून को बदलें ताकि हम इसकी स्वीकृति दिला करके अनेक सिंचाई की योजनाओं को हम बना सकें। अभी भी दिल्ली सरकार ने कुछ इस योजनाओं को गति देने के लिए कुछ व्यवस्थाएं करी हैं, कुछ पहले से ज़्यादा भूमि को अनुमति देने का प्रयास किया है और उसके अंतर्गत बहुत से तालाब बन पा रहे हैं। किसान भाइयों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबर है कि मंडी और काचना में एक तालाब जिसके लिए 16 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। एक सवाल और है, धारणा और आष्टा को धान बिक्री का केंद्र बनाने की मांगे हैं, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और अब आप समझ सकते हैं कि यदि ये 2 केंद्र ऐसे हैं और ये धान के ही बाहुल्य के हैं और इनको यदि धान खरीदी का केंद्र नहीं बनाया गया तो नहीं बनाने के पीछे क्या कोई राजनीतिक कारण है? क्या हमारे इन दोनों सोसाइटी में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक प्रत्याशी विजयी हुई हैं और अध्यक्ष पद पर आसीन है? तो शायद जानबूझ करके शासन ने इन दोनों को खरीदी केंद्र नहीं बनाया। हमने इसमें कलेक्टर को लिखा है कि दोनों केंद्र बनाए जाएं, जैसे पिछले साल सारे केंद्र थे वैसे सारे केंद्रों के बनाए जा करके खरीदी प्रारंभ की जाए। आपको एक बात विशेष तौर पे कहना चाहूँगा, पिछले साल भी और इसके पहले के साल भी राज्य सरकार ने किसी भी मंडी प्रांगण में धान की खरीदी प्रारंभ नहीं की। एकमात्र बरघाट विधानसभा ऐसा क्षेत्र है पूरे प्रदेश में जिसमें मंडी में धान की खरीदी प्रारंभ हुई है। राज्य सरकार ने मंडी बनाई खरीदी के लिए, परंतु धान की खरीदी ये सोसाइटी पर करते है। अब सोसाइटी पे करने का क्या कारण है? कारण यह है कि सोसाइटी में अधिकांशतः हमारे कांग्रेस के मित्रों का कब्जा है और मंडी पे अधिकांशतः भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कब्जा है। और इस कारण से ये कहीं ना कहीं राजनीतिक चश्मे से सारी बात को सरकार देखती है और किसानों के हित में जो बड़ी बड़ी बात करती है। ये इसी बात से आपको स्पष्ट जानकारी हो जाएगी कि मंडी और सोसाइटी में खरीदी अलग अलग जगह कराने के इनके क्या कारण है, जबकि मंडी प्रांगण बनाया ही गया है किसानों के लिए, जहाँ सारे प्लेटफार्म हैं, सुविधाएं हैं, शेड हैं, वहाँ न खरीदी करके धूल भरे स्थान पे की कंकड़ भरे स्थान पे धान की खरीदी करने का क्या उचित है? बेर तालाब हमारा बनाया गया है सर, उसमें नगर अध्यक्ष महोदय का भी आरोप लगा है कि चुपके से 10 लाख रुपए लगा के उसमें बेर तालाब बना दिया गया, तो इसमें क्या प्रतिक्रिया? देखिए, उस ऐसा चुपके का मामला नहीं था। चूंकि विधानसभा चुनाव घोषित हो गए थे, हमें लग रहा था कि आचार संहिता आज निकल अचानक लग जाएगी। आचार संहिता लग जाएगी तो हम लोग अपने पैसों का उपयोग नहीं कर पाएंगे, चाहे वो विधायक निधि हो चाहे सांसद निधि हो। और अचानक मई का महीना था, हमें लगा कि 6 महीने पूर्व आचार संहिता लगती है, कहीं अचानक 1-2 दिन के अंदर आचार संहिता लगा दी गई तो जो हमारा पैसा है, जो सरकार ने हमें मई माह में पैसा उपलब्ध कराया, और वो यदि हमने पैसा यदि डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो हमारा पैसा टोटल लैप्स हो जाएगा। इसलिए आनंद फानन में हमने ये सारे तालाब
जो जिन तालाबों को हम दे सकते थे, अनेक दिनों से मांग थी कि यहाँ के बरघाट के भी तालाबों को मरम्मत कराई जाए, और उसी कारण से सांसद महोदय ने 2-3 बड़े तालाब उन्होंने भी सैंक्शन किए, हमने भी स्वीकृत किए, ताकि हम उस पैसे का जल्दी उपयोग कर सकें और गर्मी में मजदूरों को काम मिल सके। जो उसमें कार्य हुआ उसके बारे में आप क्या करना चाह रहे हैं? देखिए हाँ, देखिए फूटा नहीं है, अब आपने भी जाके देखा होगा, तालाब फूटा नहीं है, क्योंकि बरसात के समय में उसका कार्य हुआ, नई मिट्टी थी और उसके ऊपर आपने देखा होगा पिलर तो सारे बनाए गए थे, और नई मिट्टी है वो बैठती है। अब और अचानक साल आपने देखा होगा कि बारिश भी ज़्यादा दिन आई और जल्दी बारिश आई और कार्य पूरा नहीं हुआ था। अब कार्य पूरा नहीं हुआ, यदि मिट्टी बैठ गई, अब हम उसको कहें कि गड़बड़ है, अब यदि उसको कहें कि विधायक ने, सांसद जी ने कार्य गड़बड़ कराया, इस तरह की बातें नहीं, काम चलते रहते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जब 90 में पहली बार विधायक बना था, ये पौंडी जलाशय ये कांग्रेस के कार्यकाल का था, पहली बार इसमें 90 में टूट गया और हम ही ने फिर विधानसभा में सारे मामले उठाए थे, तो टूट गया और पूरा बांध बह गया। आज भी वो बांध ठीक ठिकाने पर नहीं है, अनेक बार पैसा दिया गया। तो ऐसा नहीं होता है कि अचानक कई बार ज़्यादा बारिश हुई, अचानक बारिश हुई, उसके कारण से होते हैं, तो उसमें कोई धांधली हुई है या हुई, ऐसा मामला नहीं है। काम चलते रहता है, काम पूरा हो, जब तक काम पूरा ना हो जाए तब तक उसके बारे में हम कोई टिप्पणी करें, उचित नहीं है। बरघाट में जो, जैसा कि हम जानते हैं आप 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो इसमें लोगों का ये कहना जातिवाद का है। बरघाट क्षेत्र से उतना रुझान है नहीं बीजेपी को, बरघाट प्रॉपर से, तो बरघाट विधानसभा क्षेत्र में जो जातिवाद का मामला है, ये क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, आप फिर से बताएं कि बरघाट, यानी आप जीतते आ रहे हैं तो लोगों का ये मानना है कि जाति का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, यहाँ पर पवार बाहुल्य क्षेत्र है, तो इससे आप क्या कहना चाहते हैं कि अब बीजेपी बरघाट क्षेत्र में पवार बाहुल्य के कारण जीतते आ रही है कि कुछ विकास कार्य के कारण भी जीतते आ रही है? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि मेरे विकास कार्यों के कारण से मुझे ये अवसर बार बार प्राप्त हो रहा है। इस क्षेत्र में पवार बाहुल्यता से हैं, इस बात से स्वीकार करने में कहीं कोई बात नहीं है। इसके पहले भी आप ये बताइए कि मैं 3 बार से जीत रहा हूँ, तो तभी से आपको सारी बातें ध्यान में आ रही, पर इसके से महेश मिश्रा जी रहे हैं, प्रभा भार्गव जी रहे हैं, 2 बार हमारे भार्गव जी रहे हैं, तो पवार बाहुल क्षेत्र होने के बाद यहाँ पर जागेश्वरनाथ जी बिसेन और मुझे यदि छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस से भारतलाल जी बिसेन भी चुनाव जीते हैं, और महेश मिश्रा जी भी रहे, भार्गव जी रहे, प्रभा भार्गव जी रहे, तो ये किस आधार पे चुनाव जीतते थे? क्या पवार के कारण जीतते थे? कहीं ना कहीं मतों का जो मामला था, हाँ मैं आज कह सकता हूं कि आज जिस तरह का हमने काम किया है, मुझे पहली बार 90 में मौका मिला और लगातार मेरे उस काम करने का परिणाम है कि आज पवार समाज तो वोट करता है, पर आज पवार समाज भी दूसरे कांग्रेस को भी भारी मात्रा में वोट करता है। हमको इसका लाभ मिल रहा है कि हमने आदिवासी समाज को भी जोड़ा, हमने अनुसूचित जाति समाज को भी जोड़ा, हमने मरार समाज को भी जोड़ा, सबको, सभी जो जितनी समाज रहती है सबको विकास कार्यों की दृष्टि से जोड़ करके हम लगातार 3 चुनाव से जीत रहे हैं। अकेले इसमें सिर्फ पवार समाज का ही हाथ नहीं है, अन्य समाज भी भारी मात्रा में हमको सहयोग कर रहा है। अंत आप देखिए, पिछले बार हमारे विरुद्ध महानंद जी रांगडाले हमारे पवार समाज के खड़े थे कांग्रेस से, भोयाराम जी जो हमारे मरार समाज के थे, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे ज़्यादा समर्थक मरार समाज हमारा था, मुझे हराने के लिए उनको निर्दलीय रूप में चुनाव में प्रत्याशी बनाया गया, पर उन सबके बावजूद भी जनता ने मुझे विजयी बनाया, तो तब जातिवाद कहाँ दिखा? दूसरा व्यक्ति भी कांग्रेस का कहीं ना कहीं हमारे पवार समाज का था। तो इसलिए जातिवाद के कारण से चुनाव नहीं जीता जाता, चुनाव तो विकास के कारण से जीता जाता। और आज भी आप माहौल देखिए कि आज भी आपको अनेक समाज आज आपको भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते दिख रहा है। कल तक जो मुस्लिम समाज भी, जो जिसको हमारे बारे में जो जिस तरह की गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं वो कहीं नहीं आता, आज वो भी खुल के हमारे साथ में खड़ा, भले कम मात्रा में खड़ा हो, कम संख्या में खड़ा हो, पर सब कहीं ना कहीं है। क्या कारण है कि एक समय आदिवासी समाज सारा कांग्रेस के साथ था, आज नहीं है? क्या कारण है एक समय सारा अनुसूचित जाति का समाज कांग्रेस के साथ था, आज नहीं है? क्या कारण था एक उस समय की मरार समाज कांग्रेस से था, आज नहीं है? तो कहीं ना कहीं इस इतने वर्षों में काम के आधार पर हमने जोड़ा है, जनता का विश्वास अर्जित किया है, इस कारण से चुनाव में हमारी विजय हो रही है। बरघाट में वैसे द्विपक्षीय चुनाव होते हैं कांग्रेस और भाजपा में, तो आप कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है, प्रत्याशी है। हमको एक खिलाड़ी भावना से हम लोग चुनाव लड़ते हैं, और कोई भी प्रत्याशी कोई हमारा विरोधी हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता है। इसलिए वो अपना काम कर रहे हैं, अपने मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं, हम अपने मैनिफेस्टो के साथ चल रहे हैं, मतलब घोषणा पत्र के साथ। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र के साथ अपने प्रत्याशी उतारती है, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के साथ अपने प्रत्याशी उतारती है, और अपने अपने घोषणा पत्र के आधार पर हम जनता के बीच में जाकर के अपनी बात कहते हैं, और उन्हीं के आधार पर मत प्राप्त करके सरकार, एक लोकप्रिय सरकार बना करके जनता को देने का
उनको लाभ देने का काम करते हैं। इसलिए हम पार्टी की दृष्टि से किसी प्रत्याशी के सम्मान में हम कोई गलत बात कहना नहीं चाहेंगे। प्रत्याशी वो भी है हमारे, आफ्टर ऑल वो भी हमारे सहयोगी हैं। हाँ, लिए विधायक महोदय ने यह बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो नीतियां हैं उसे मध्य प्रदेश सरकार लागू करने में दिक्कतें पैदा करती है। हमें बहुत दिक्कत हुई केंद्र सरकार में ना रहकर। उन्होंने बताया कि काचना मंडी में तालाब के लिए 16 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं, 1.5 करोड़ एक और तालाब के लिए। को धन्यवाद कहता हूं और आपके काम शुभकामनाएं देता हूं कि आप इस बार भी चुनाव जीत के आए और मंत्री बने और बरघाट का विकास करें। ईश्वर आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति करने में मुझे इतना संबल प्रदान करे, इतनी सहायता प्रदान करे, आप सबका सहयोग अच्छा मिले और पुनः विजयी होकर के मैं आपकी उन अपेक्षाओं को पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फ्रेंड्स क्लब बरघाट द्वारा विधायक महोदय का इंटरव्यू लिया गया जो आपने देखे। मैं कैमरामैन MS कुरैशी के साथ रुपेश जैन, फ्रेंड्स क्लब बरघाट। बरघाट का कार्यालय में है, आप देख सकते हैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में भीड़ जुटी हुई है और समाजवादी पार्टी के कार्यालय पे हम हैं अभी। फ्रेंड्स क्लब बरघाट धीरे धीरे आपको दिख सकते हैं, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। चलो आपके सामने बैठे हुए हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, जो इस बार समाजवादी पार्टी साइकिल चुनाव चिन्ह लेकर अपना चुनाव लड़ रहे हैं। और हम आगे की ओर बढ़ते हुए आप हैं अर्जुन सिंह काकोड़िया जी, जो समाजवादी पार्टी से अपना चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका चुनाव चिन्ह है साइकिल। और हम इनसे बातचीत करेंगे, कुछ इनके बारे में जानकारी लेंगे, इनके क्या विचार हैं। और आपको सर्वप्रथम बधाई दी जाती है कि आप बरघाट का चुनाव लड़ रहे हैं, आपको समाजवादी पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया है। एक तो ये आपने बेहतर बात की कि विधानसभा का चुनाव में लड़ रहा हूं, लेकिन हकीकत तो ये है कि मैं सिर्फ बरघाट के लिए चुनाव लड़ रहा हूं, अपने क्षेत्र के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। फ्रेंड्स क्लब बरघाट द्वारा जो आयोजन करवाया जा रहा है जनता की आवाज, इसके बारे में आपका क्या विचार है? इस छोटे से कस्बे में आप नन्हे मुन्ने बालकों के द्वारा इतनी बेहतर सोच, इतना बेहतर आयोजन बहुत बढ़िया है। आप लोग बधाई के पात्र हैं और निश्चित ही ये शुरुआत जो आप लोगों ने की है, इससे क्षेत्र में एक अच्छा संदेश जाएगा। और मेरा जो उद्देश्य है, मेरा जो पिछले काफ़ी समय से, पिछले 88-89 से मेरा जो प्रयास इस क्षेत्र में था और चल रहा है, एक जागृति पैदा करने का, खासतौर से नौजवान साथियों के बीच और ख़ासतौर से ग्रामीणों के बीच, तो उस मकसद में, मेरे उस काम में आप लोगों ने बहुत बड़ा ये सहयोग किया है और उसमें आप लोगों का ये कार्यक्रम मेरे उस काम में मददगार होगा। फ्रेंड्स क्लब